हेलो बच्चों, नमस्कार। जय जिनेन्द्र है। मैं सीए चिरंजीव जैन आप सबका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। ध्यान सुनिएगा। आज तक मेरे चैनल में जो भी वीडियो अपलोड किए गए हैं, चाहे वो रिवीजन लेक्चर्स हो, चाहे वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का डिस्कशन हो, चाहे वो मोटिवेशनल बातें हो, प्राय हर वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज में हुआ करता था। लेकिन आज से मैंने ये डिसाइड किया है कि जो भी वीडियोस हम इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोवाइड करते हैं, उसका एक वर्जन हिंदी लैंग्वेज में भी रिकॉर्ड किया जाएगा और उसे भी इसी चैनल में प्रोवाइड किया जाएगा। रिसेंटली बहुत सारे स्टूडेंट ने मैसेज किया है कि सर, आपका रिवीजन लेक्चर इंग्लिश लैंग्वेज में है, वो क्यों नहीं हिंदी लैंग्वेज में आप रिकॉर्ड करते थे। ऑफ कोर्स पहले भी हमने कुछ रिवीजन लेक्चर्स हिंदी में रिकॉर्ड किए हैं, बट आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट इन दैट पार्ट। तो आज से मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मेरे चैनल में जो भी इंग्लिश लैंग्वेज में रिकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाएगा, उसे हम हिंदी में भी रिकॉर्ड करेंगे और आपके लिए उसे भी प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि वो स्टूडेंट जो लेक्चर सुनना चाहते हैं हिंदी लैंग्वेज में, वो भी इस चैनल में आके उसका लाभ उठा पाए। यही नहीं, आने वाले कल में आई विल बी ऑल्सो रिकॉर्डिंग माई लेक्चर्स इन हिंदी। हिंदी में भी उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो एग्जाम ओरिएंटेड बैच हो, चाहे वो रेगुलर बैच है, उसको भी रिकॉर्ड करने वाले हैं। अंडरस्टूड। तो आज से ही हम रिवीजन लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो आज जो पहला टॉपिक हम रिवाइज करने वाले हैं वो है इंड AS 32, इंड AS 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर। लेकिन एक बात कि हम इसे पूरा चैप्टर को एक बार में रिकॉर्ड करके अपलोड नहीं करेंगे। व्हाट आई विल डू फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपके लिए अच्छा भी होगा, हम इसे टॉपिक वाइज रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी रिकॉर्ड फर्स्ट कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फिर हम रिकॉर्ड करेंगे फाइनेंशियल एसेट के बारे में, और टॉपिक वाइज रिकॉर्ड करके उसे हम अपलोड करेंगे। उससे रिवीजन लेक्चर के साथ साथ विल आल्सो डिस्कस ऑल द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आपको ये पता है कि हर अटेम्प्ट के पहले मैं अपना एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रिलीज करता हूँ। अब प्राय उसी में से 60 to 70 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, रिवीजन लेक्चर्स के साथ साथ हम उस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए और एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी आप समझ पाओ। आई होप दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो जो बच्चे रिवीजन लेक्चर हिंदी में सुनना चाहते हैं और जो सुन रहे हैं, वो अपना अटेंडेंस जरूर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा कि यस सर, आप इसे सुन रहे हो तो अटेंडेंस देना जरूरी है। गॉट दिस पॉइंट? तो लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट रिवीजन लेक्चर हिंदी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर। कैन वी स्टार्ट? यस सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपना रिवीजन। पहला चैप्टर जो हम रिवाइज करने वाले हैं उसका नाम है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। उस चैप्टर में जो पहला टॉपिक हम रिवाइज करेंगे वो है कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। मैंने आपको पहले ही बोला है कि हम टॉपिक वाइज रिवीजन करेंगे, तो मैंने क्या किया, हर चैप्टर को स्मॉल स्मॉल टॉपिक में डिवाइड कर दिया फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप टॉपिक वाइज रिवीजन करेंगे तो आपको क्या होता है, उस टॉपिक में कॉन्फिडेंस आता है और उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन है आप उसको आसानी से कर पाते हो। अगर हम ओवरऑल चैप्टर लेते हैं तो क्या होता है कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो कि वो जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है उस किस टॉपिक में यूज होने वाला है। तो जब भी आप रिवाइज करते हो तो आपको टॉपिक वाइज रिवाइज करना चाहिए। गॉट दिस पॉइंट? डोंट वरी, एट द एंड हम कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसे भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि जो क्वेश्चन है आप उसको कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। गॉट दिस पॉइंट? यस सर। नाउ टू स्टार्ट दिस चैप्टर, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दिस चैप्टर में देयर आर 3 इंड AS एप्लीकेबल, इंड AS 32, इंड AS 109 एंड इंड AS 107। हालांकि फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इसको हम एक ही चैप्टर बोलेंगे, तो इंड AS कौन सा टॉपिक में कौन सा इंड AS लगने वाला वो इतना रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ इंड AS 32 भी कुछ पार्ट में लग सकता है, इंड AS 109 भी कुछ पार्ट में लग सकता है। इंड AS 107 इज टोटली फॉर डिस्क्लोजर पर्पस। ना टू स्टार्ट दिस चैप्टर, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में देयर आर 3 रेट ऑफ इंटरेस्ट विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम 3 रेट ऑफ इंटरेस्ट का बारे में बात करेंगे, तो अलग अलग जगह में अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात किया जाएगा। तो पहले स्टार्ट करने से पहले आपको पहले मैं ये समझा देता हूँ कि देयर आर 3 रेट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस चैप्टर। कौन कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट है? पहला है कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में दिया हुआ है, मीन्स जो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट में वो कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया है वो हो जाएगा कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट।
Now contractual rate of interest will be used to determine the contractual cash outflow. Contractual cash flow for financial asset will be contractual cash inflow. For financial liability, it will be contractual cash outflow. Got this point? Yes, sir. Second rate of interest will be market rate of interest. Market rate of interest will be used to find out the fair value of financial asset or financial liability. तो जब भी आपको फेयर वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आप यूज करोगे मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट. मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. वो हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा. अगर नहीं दिया हुआ इसका मतलब द कॉन्ट्रैक्ट इज एट मार्केट टर्म एंड जो कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही आपका मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा. थर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द amortized कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी. amortized कॉस्ट इज नथिंग बट द कैरिंग अमाउंट. तो जब भी आपको कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करना है, जब भी आपको कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करना है तो आपको यूज करना है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट द amortized कॉस्ट as well as to calculate interest income or interest expense also. Interest income is for financial asset, interest income for financial liability. Got this point? इतना समझ में आया? तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं डिस्कशन ऑफ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. तो सर ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक कंपोनेंट होता है इक्विटी कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट होता है लायबिलिटी कंपोनेंट. तो हमारा इंड AS 32 क्या बोलता है कि जब भी कोई एंटिटी कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू किया है तो उसको स्प्लिट करना पड़ेगा उनके बुक्स में दो पार्ट में, लायबिलिटी कंपोनेंट एंड इक्विटी कंपोनेंट, और दोनों को प्रेजेंट करना पड़ेगा सेपरेटली इन द बैलेंस शीट. तो आपको पता है इक्विटी और लायबिलिटी को हम अलग अलग दिखाते हैं, इसलिए ये क्लासिफिकेशन जरूरी है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ टू स्प्लिट कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इनटू टू कंपोनेंट. ये हमें देखना है. और स्प्लिटिंग के बाद उसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, इनिशियल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, वो क्या होगा वो भी हमें देखना है. गॉट दिस पॉइंट? तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम स्टेप नंबर 1. तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है प्रोसीड रिसीव, कि एंटिटी को कितना प्रोसीड मिला है by issuing such compound financial instrument. Got this point? तो what do you mean by proceed receive? Proceed receive का मतलब होता है nominal value plus minus discount और premium at the time of issue. तो अगर डिस्काउंट में इशू किया है तो माइनस कर दीजिए, अगर प्रीमियम इशू किया है तो प्लस कर दीजिए. तो माइनस डिस्काउंट प्लस प्रीमियम, तो दैट विल बी द प्रोसीड रिसीव. तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसीड रिसीव? बताइए. प्रोसीड रिसीव का मतलब क्या हुआ? इट इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू plus premium minus discount. This will be the proceed received. Got this point? So first you need to identify the proceed received from that compound financial instrument. Got this point? Second step क्या है? Second step में आपको identify करना है contractual rate of interest and then you need to calculate contractual cash outflow. Correct? तो आपको second step में क्या लगाना है? आपको सबसे पहले identify करना है contractual rate of interest. That will be given in the question. If नहीं दिया हुआ है इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो है. करेक्ट? तो अगर कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ तो आपको क्या एज्यूम करना है कि कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज जीरो. गॉट दिस पॉइंट? और फिर आपको कैलकुलेट करना है कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो. ना जब आप कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो कैलकुलेट करोगे तो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो का दो कंपोनेंट है. एक तो आपको कैलकुलेट करना है कॉन्ट्रैक्चुअल इंटरेस्ट पेमेंट एंड सेकंड कैलकुलेट करना है कॉन्ट्रैक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल पेमेंट एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन और कन्वर्सन. गॉट दिस पॉइंट? तो कॉन्ट्रैक्चुअल इंटरेस्ट पेमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आपको अप्लाई करना है कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन नॉमिनल वैल्यू. तो टू फाइंड आउट कॉन्ट्रैक्चुअल इंटरेस्ट पेमेंट आपको कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करना है ऑन नॉमिनल वैल्यू. देखिए मैंने क्या बोला? नॉमिनल वैल्यू. नॉमिनल वैल्यू इज दिस अमाउंट, नॉट द प्रोसीड रिसीव. तो बी केयरफुल इन एग्जाम. तो कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी अप्लाइड ऑन नॉमिनल वैल्यू ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. इतना समझ में आया? यस सर. नाउ टू फाइंड आउट, अब हम कैसे फाइंड आउट करें कॉन्ट्रैक्चुअल प्रिंसिपल पेमेंट? उसके लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है. या तो हो सकता है वो रिडीमेबल हो, मीन्स द प्रिंसिपल अमाउंट मे बी रिडीमेबल और द प्रिंसिपल अमाउंट मे बी कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स. तो आपको क्वेश्चन पढ़ के ये समझना पड़ेगा वेदर द प्रिंसिपल अमाउंट इज रिडीमेबल आफ्टर सम टाइम और इट इज कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर आफ्टर सम टाइम. अगर वो कन्वर्टेबल है तो हो सकता है ऑप्शनली कन्वर्टेबल हो या कंपल्सरी कन्वर्टेबल हो. ऑप्शनली कन्वर्टेबल हो या कंपल्सरी कन्वर्टेबल हो. तो देयर कैन बी थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. आइदर वो रिडीमेबल हो या ऑप्शनली कन्वर्टेबल हो या कंपल्सरी कन्वर्टेबल है. अगर वो रिडीमेबल है तो दैट प्रिंसिपल कंपोनेंट विल बी ऑलवेज क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल लायबिलिटी.
अगर वो ऑप्शनली कन्वर्टेबल है फिर भी उसको हम क्या बोलेंगे, इवन दो इट इज कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर बट इनिशियली उसको हम क्या मानेंगे, फाइनेंशियल लायबिलिटी मानेंगे। तो अगर ऑप्शनली कन्वर्टेबल है तब भी उसको हम क्या मानेंगे, फाइनेंशियल लायबिलिटी मानेंगे। अगर वो कंपल्सरी कन्वर्टेबल है एंड दैट आर गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू वेरिएबल नंबर इक्विटी शेयर्स, मींस जब सेटलमेंट होगा तो एंटिटी क्या इशू करेगा, वेरिएबल नंबर इक्विटी शेयर इशू करेगा, देन आल्सो इट विल बी क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल लायबिलिटी। बट अगर उसको हम कन्वर्ट करें फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में, तब उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विटी कंपोनेंट बोलेंगे, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। तो ध्यान समझिएगा कि कॉन्ट्रैक्चुअल प्रिंसिपल पेमेंट अगर रिडीमेबल है देन इट विल बी क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल लायबिलिटी। अगर ऑप्शनली कन्वर्टेबल है तब भी उसको हम फाइनेंशियल लायबिलिटी मानेंगे। अगर कंपल्सरी कन्वर्टेबल है एंड दैट आर कन्वर्टेबल इनटू वेरिएबल नंबर इक्विटी शेयर, तब भी उसको हम क्या मानेंगे, फाइनेंशियल लायबिलिटी मानेंगे। बट अगर वो कंपल्सरी कन्वर्टेबल है फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में, तब उसको हम क्लासिफाई करेंगे एज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। अगर वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है देन कॉन्ट्रैक्चुअल प्रिंसिपल पेमेंट विल बी जीरो। अगर वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है तब कॉन्ट्रैक्चुअल प्रिंसिपल पेमेंट विल बी जीरो। बट अगर वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है देन कॉन्ट्रैक्चुअल प्रिंसिपल पेमेंट विल बी आइदर रिडम्पशन वैल्यू और कन्वर्सन वैल्यू, आइदर रिडम्पशन वैल्यू और कन्वर्सन वैल्यू। कन्वर्सन वैल्यू विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, कन्वर्सन वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा। रिडम्पशन वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, दैट विल बी इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू प्लस माइनस प्रीमियम और डिस्काउंट, प्रीमियम और डिस्काउंट एट अ टाइम ऑफ रिडम्पशन, करेक्ट। तो नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम और रिडम्पशन एट अ टाइम ऑफ प्लस प्रीमियम और रिडम्पशन और माइनस डिस्काउंट एट अ टाइम ऑफ रिडम्पशन। गॉट दिस पॉइंट, इतना समझ में आया। तो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो विल बी आइदर रिडम्पशन वैल्यू और कन्वर्सन वैल्यू। टिल नाउ नो क्वेश्चन हैज बीन गिवन ऑफ दिस नेचर। अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बनाया गया ऐसी स्टडी मेथड में जहां पर वो कंपल्सरी कन्वर्टेबल हो एंड दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू वेरिएबल नंबर इक्विटी शेयर। बट आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर वो वेरिएबल नंबर इक्विटी शेयर दिया हुआ है तो आपको बताया जाएगा कि क्या वैल्यू में उसको हम कन्वर्ट करेंगे, उस वैल्यू को हम क्या मानेंगे, फाइनेंशियल लायबिलिटी मान लेंगे इनिशियली। गॉट दिस पॉइंट, यस सर। तो एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, स्टेप नंबर 2 क्या है, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड कैलकुलेट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो। कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो का दो पार्ट है। पहला है कॉन्ट्रैक्चुअल इंटरेस्ट पेमेंट विच इज नथिंग बट नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, समझ में आया। फिर है कॉन्ट्रैक्चुअल प्रिंसिपल पेमेंट दैट विल डिपेंड अपॉन कि जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो रिडीमेबल है या कन्वर्टेबल है। अगर रिडीमेबल है तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है, अगर कन्वर्टेबल है, ऑप्शनली कन्वर्टेबल है, तब भी वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है। अगर वो कंपल्सरी कन्वर्टेबल है बट कन्वर्टेबल इनटू वेरिएबल नंबर इक्विटी शेयर, फिर भी वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है। बट वो कंपल्सरी कन्वर्टेबल है और वो कन्वर्ट होगा फिक्स नंबर इक्विटी शेयर में, तब उसको हम इक्विटी मानेंगे तो कॉन्ट्रैक्चुअल प्रिंसिपल पेमेंट विल जीरो। अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो कॉन्ट्रैक्चुअल प्रिंसिपल पेमेंट विल बी आइदर रिडम्पशन वैल्यू और कन्वर्सन वैल्यू क्वेश्चन में दे देगा। Redemption value will be nominal value plus premium minus discount at the time of redemption as per the information given in the question। समझ में आया यहाँ तक? ओके सर, आगे चले। तो स्टेप नंबर 3 क्या है, स्टेप नंबर 2 समझ में आ गया। स्टेप नंबर 3 क्या है, आइडेंटिफाई द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन इन द क्वेश्चन, दैट विल बी ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। तो आपको अब आइडेंटिफाई करना मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो क्वेश्चन में हमेशा देगा। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। कंपाउंड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट में हमेशा आपको मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सिमिलर इंस्ट्रूमेंट विदाउट कन्वर्सन ऑप्शन जरूर से जरूर देगा। नहीं दिया है इसका मतलब क्वेश्चन गलत है, करेक्ट। एंड कैलकुलेट अ फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी कंपोनेंट, तो जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा वो आपको लायबिलिटी कंपोनेंट के देगा, इक्विटी कंपोनेंट के लिए नहीं देगा। गॉट दिस पॉइंट। तो व्हाट विल बी द फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी कंपोनेंट, फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो डिस्काउंटेड बाय यूजिंग मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, करेक्ट। अभी आपको डिस्काउंटिंग में आप एक्सपर्ट हो, ये समझाने की जरूरत नहीं है। तो फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी कंपोनेंट विल बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो जो आपने कैलकुलेट किया स्टेप नंबर 2 में by applying market rate of interest। got this point। once you calculate fair value of liability component, जैसे आपने फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी कंपोनेंट कैलकुलेट किया, अब आइए स्टेप नंबर 4 में। स्टेप नंबर 4 में आप कैलकुलेट करोगे फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी कंपोनेंट, फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी कंपोनेंट। तो वो क्या होगा, फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी कंपोनेंट विल बी इक्वल टू प्रोसीड रिसीव माइनस फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी कंपोनेंट दैट विल बी इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी कंपोनेंट। सिंपल फॉर्मूला है, प्रोसीड रिसीव से क्या माइनस कर दीजिए, फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी कंपोनेंट, जो रेसिडुअल अमाउंट होगा वो हो जाएगा फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी कंपोनेंट। गॉट दिस पॉइंट। इस फॉर्मूला को आप वाइस वर्सा यूज नहीं कर सकते हो, मींस फॉर्मूला आप ऐसे नहीं बना सकते हो, प्रोसीड रिसीव माइनस फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी कंपोनेंट
कैन नॉट बी इक्वल टू फेयर वैल्यू लायबिलिटी कम्पोनेंट। तो आपको कैलकुलेट करना है फेयर वैल्यू लायबिलिटी कम्पोनेंट, जो रेसिडुअल अमाउंट होगा वो होगा फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी कम्पोनेंट। गॉट दिस पॉइंट। तो स्टेप नंबर 4 आपका हो चुका है। अब आएंगे स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 तभी एप्लीकेबल है जब ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है। 90% ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं दिया रहता है, बस 10% चांसेस है ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपको दे दे, करेक्ट ना। तो अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट दिया हुआ है, इफ एनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट दिया हुआ है, तो उसको ट्रांजैक्शन कॉस्ट को आपको एलोकेट करना पड़ेगा इक्विटी कंपोनेंट एंड लायबिलिटी कंपोनेंट में इन द रेशियो ऑफ देयर फेयर वैल्यू। तो व्हाट इज स्टेप नंबर 5? आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट गिवन द क्वेश्चन। अगर नहीं दिया हुआ तो स्टेप नंबर 5 को एलिमिनेट कर दीजिए, करेक्ट। तो इफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज गिवन द क्वेश्चन, तो आपको उस ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एलोकेट करना पड़ेगा दोनों कंपोनेंट में इन द रेशियो ऑफ देयर फेयर वैल्यू, जो आपने पहले ही कैलकुलेट कर दिया है। तो इस तरह का एक स्टेटमेंट बनाएंगे, लायबिलिटी कंपोनेंट, इक्विटी कंपोनेंट, उसका फेयर वैल्यू यहां लिख देंगे, फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो भी दिया हुआ उसको लिख दीजिए, इस ट्रांजैक्शन कॉस्ट को इस फेयर वैल्यू में एलोकेट कर दीजिए, एलोकेटेड अमाउंट आ जाएगा, फिर फेयर वैल्यू माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, फेयर वैल्यू से क्या माइनस कर दीजिए, ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस कर दीजिए, वो होगा नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट विल बी द अमाउंट जो कि आप यूज करोगे फॉर इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। समझ में आ गया? हाँ, अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है तो आप जर्नल एंट्री करोगे फेयर वैल्यू से, तब आपका जर्नल एंट्री होगा फेयर वैल्यू से। समझ में आया? तो आपका इनिशियल रिकॉग्निशन जर्नल एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट to financial liability to equity component with the amount of net profit, with the amount of net profit। समझ में आया? गॉट दिस पॉइंट। तो पहला जर्नल एंट्री ऑन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल लायबिलिटी टू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। नाउ फाइनेंशियल लायबिलिटी को आप सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज करोगे एट एमोटाइज कॉस्ट एज पर इंड AS 109। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी को आप सब्सिक्वेंटली मेजर करोगे एट एमोटाइज कॉस्ट बाय अप्लाइंग इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एज पर इंड AS 109। बट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को हम सब्सिक्वेंटली मेजर नहीं करते, तो उसका कैरिंग अमाउंट विल रिमेन अनचेंज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। समझे मेरी बात को? तो फाइनेंशियल लायबिलिटी को आप सब्सिक्वेंटली मेजर करोगे एट इफेक्टिव रेट एट एमोटाइज कॉस्ट बाय अप्लाइंग इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, करेक्ट, अंडरस्टूड। तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चन पूछिए, क्या ट्रांजैक्शन कॉस्ट दिया हुआ है? अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं दिया हुआ है देन इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ में आ गया? तो अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं दिया हुआ है तो आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, नहीं आपको कैलकुलेट करने की जरूरत है, क्योंकि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू व्हाट? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इन दिस केस इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। बट अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट दिया हुआ है तो बिकॉज ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट के नहीं से आपने इनिशियल रिकॉग्निशन जर्नल एंट्री नेट प्रॉफिट के लिए किया है, तो आपको यहाँ पे एक इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ तो थैंक यू वेरी मच, नहीं दिया हुआ तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 99% इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दे देगा। तो इफ यस देन इट मींस इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट विल नॉट बी इक्वल टू मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस पॉइंट को समझे? तो अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट दिया हुआ है तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों अलग अलग होंगे। तो इन दिस केस अगर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है थैंक यू वेरी मच, नहीं दिया हुआ है यू टू कैलकुलेट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, करेक्ट। तो कैसे कैलकुलेट करें? तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ IRR मींस इंटरनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो शुड बी इक्वल टू नेट प्रोसीड ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो आपको कैलकुलेट करना है क्या लगाते हुए कि दिस विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो शुड बी इक्वल टू नेट प्रोसीड ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी। एक क्वेश्चन लेंगे जहां पे मैं आपको ये भी समझा दूंगा कि अगर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है तो हाउ टू कैलकुलेट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ में आ गया? वंस यू हैव डन दिस देन कम टू स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 क्या? अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड एमोटाइज कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी बाय अप्लाइंग इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो स्टेप नंबर 7 क्या हुआ? कैलकुलेट इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड एमोटाइज कॉस्ट बाय अप्लाइंग इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ में आ गया? जब ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं दिया हुआ तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट दिया हुआ है तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट विल नॉट बी इक्वल टू मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में अलग से। समझ में आया? यस सर। तो ये एक एमोटाइजेशन कॉस्ट टेबल है जहां पर सबसे पहले लिखोगे ईयर, देन लिखोगे ओपनिंग लायबिलिटी, देन इंटरेस्ट, देन माइनस कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो, तो क्लोजिंग लायबिलिटी आ जाएगा। क्लोजिंग लायबिलिटी इज नथिंग बट एमोटाइज कॉस्ट। तो ये स्टेटमेंट बना सकते हो, बड़ा इजी है। तो ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो, ओपनिंग लायबिलिटी प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो विल बी इक्वल टू क्लोजिंग लायबिलिटी। एंड क्लोजिंग लायबिलिटी कुछ नहीं, क्लोजिंग लायबिलिटी का दूसरा नाम क्या है? एमोटाइज कॉस्ट है। समझ में आ गया? यस सर।
सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के लिए क्या जर्नल एंट्री पास करोगे, तो ईयर एंड में आप पहला एंट्री पास करोगे फॉर रिकॉग्निशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस। क्या जर्नल एंट्री होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल लायबिलिटी, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका ये होगा, जो आप पेमेंट कर रहे हो इंटरेस्ट का, वो इंटरेस्ट पेमेंट है, तो हमेशा अकाउंटिंग करते हैं आप एक्रूअल बेसिस में, ना कि पेमेंट बेसिस में। तो दिस विल बी योर इंटरेस्ट एक्सपेंस, दिस विल बी योर इंटरेस्ट पेमेंट। गॉट दिस पॉइंट? यस सर, करेक्ट। तो पहला एंट्री होगा पर इंटरेस्ट एक्सपेंस, जर्नल एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू फाइनेंस लायबिलिटी। और जब आप पेमेंट कर रहे हो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो का, तो जर्नल एंट्री पास करेंगे फाइनेंशियल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। हालांकि एग्जाम में आप इस दोनों का जर्नल एंट्री को कंपाउंड भी कर सकते हो, कंपाउंडिंग में आप एक्सपर्ट हो, कंपाउंड जर्नल एंट्री खुद कर सकते हो, करेक्ट। हालांकि कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होगा मुझे बताइए, फाइनेंशियल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंड जो डिफरेंस होगा उसको सॉरी, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो डिफरेंस होगा उसको आप एडजस्ट कर दीजिए फाइनेंशियल लायबिलिटी में, करेक्ट। तो कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, और जो डिफरेंस होगा उसको एडजस्ट कर दीजिए फाइनेंशियल लायबिलिटी अकाउंट में, चलेगा? यस सर। मींस आइदर फाइनेंशियल लायबिलिटी विल इंक्रीज और फाइनेंशियल लायबिलिटी विल डिक्रीज एज द केस में भी। समझ में आ गया ना? कभी कभी हमें सेटलमेंट अकाउंटिंग भी करना होगा, व्हेनेवर दे हैव गिवन ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिवेंचर, ऑप्शनली कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट। अगर आपको ऑप्शनली कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, तो इसका मतलब सेटलमेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिपेंड अपॉन द ऑप्शन ऑफ द पार्टी, ऑप्शन ऑफ होल्डर की उसने क्या ऑप्ट किया हुआ, दैट विल बी एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो दोनों आपको जर्नल एंट्री करना पड़ेगा। इफ द होल्डर ऑफ अ कैश सेटलमेंट मींस रिडम्पशन, तो क्या जर्नल एंट्री होगा। इफ द होल्डर ऑफ अ इक्विटी सेटलमेंट, तब क्या जर्नल एंट्री होगा। तो इफ द होल्डर ऑफ अ कैश सेटलमेंट मींस रिडम्पशन, तो जो भी आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी का जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है उसको आप पे कर दोगे, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, और जो आपका इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है दैट रिमेन सेम एज इनिशियल अमाउंट, उसको आप ट्रांसफर कर दोगे रिटेन अर्निंग में। तो क्या एंट्री पास करोगे, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट अकाउंट डेबिट टू रिटेन अर्निंग, सिंपल फाइनेंशियल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट अकाउंट डेबिट टू रिटेन अर्निंग। बट इफ द होल्डर ऑफ इक्विटी सेटलमेंट, तो जो फाइनेंशियल लायबिलिटी का जो अमाउंट है दैट विल बी कंसीडर्ड एज कंसीडरेशन रिसीव फॉर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। समझ में आ गया? तो क्या एंट्री पास करेंगे, फाइनेंशियल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड द बैलेंस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल को आप रिकॉर्ड करोगे एट नॉमिनल वैल्यू में, तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स दिया रहेगा, आपको नॉमिनल वैल्यू पता होगा, तो आप नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू पता होगा तो आप नॉमिनल वैल्यू निकाल सकते हो, करेक्ट। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एट नॉमिनल वैल्यू एंड द सिक्योरिटीज प्रीमियम विल बी बैलेंसिंग फिगर। और जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का अकाउंट है उसको आप क्लोज कर दो बाय ट्रांसफर रिटेन अर्निंग। हालांकि इसे आप कंपाउंड भी कर सकते हो, आप इस तरह से भी एंट्री पास कर सकते हो, फाइनेंशियल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड द बैलेंस इज ट्रांसफर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये एंट्री भी चलेगा। कुछ क्वेश्चन में आईसीए ने ये एंट्री किया, कुछ क्वेश्चन में आईसीए ने ये एंट्री किया, दोनों एंट्री करेक्ट है, दोनों में हम फाइट नहीं करेंगे। आप या तो ऐसे कर लो या तो ऐसे कर लो, दोनों सही एंट्री है। गॉट दिस पॉइंट? करेक्ट। तो इसके ऊपर हम लड़ाई नहीं करेंगे। ये आपका हो गया पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या है मुझे बताइए। स्टेप नंबर 1 एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द प्रोसीड रिसीव। अब ध्यान रखिए, जब भी आप प्रोसीड रिसीव माइनस प्रोसीड रिसीव कैलकुलेट करते हो तो यहां से ट्रांजेक्शन कॉस्ट माइनस मत करना। ये मिस्टेक प्राय लोग करते हैं, प्राय स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट प्रोसीड रिसिप्ट से माइनस कर दे। नो, जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है उसको आप अलग से एलोकेट करोगे दोनों कंपोनेंट में इन द रेशियो ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ द कंपोनेंट, करेक्ट। तो जब प्रोसीड रिसिप्ट निकालते हो तो उसमें से ट्रांजेक्शन कॉस्ट माइनस मत करना, करेक्ट। देन आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन द क्वेश्चन। ये आपको समझ में आ गया। फिर आइडेंटिफाई कीजिए मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट और कैलकुलेट फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी कंपोनेंट, ये आप निकाल सकते हो। फिर आपको कैलकुलेट करना है फेयर वैल्यू इक्विटी कंपोनेंट, जो कि नहीं कुछ नहीं है, प्रोसीड रिसीव माइनस फेयर वैल्यू लायबिलिटी कंपोनेंट, दैट विल बी इक्वल टू फेयर वैल्यू इक्विटी कंपोनेंट। ना जो भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट दिया हुआ है तो स्टेप नंबर 5 करो, अदरवाइज इग्नोर करो। ट्रांजेक्शन कॉस्ट को एलोकेट कर दो दोनों कंपोनेंट में, नेट प्रॉफिट निकालो, नेट प्रॉफिट के हिसाब से जर्नल एंट्री पास कर दो। फिर आपको ईआर आइडेंटिफाई करना है। अगर ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं दिया हुआ है तो ईआर विल बी इक्वल टू मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर दिया हुआ है तो ईआर या इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट विल नॉट बी इक्वल टू मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन दैट केस आपको या तो क्वेश्चन में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ होगा या तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, करेक्ट। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट देन कैलकुलेट इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड अमोर्टाइज्ड कॉस्ट एंड देन डू सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग। गॉट दिस पॉइंट? ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट हो गया कंपाउंड फाइनेंशियल। गॉट दिस पॉइंट? करेक्ट। तो एक क्वेश्चन मिलेंगे इसके ऊपर, इतना समझ में आया? कैन वी टेक वन क्वेश्चन?
तो चलिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में चलते हैं। दिस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन माय टेलीग्राम चैनल। तो अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उससे ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए। और जो कॉन्सेप्ट नोट है अगर वो भी आपको चाहिए तो वो भी आपके टेलीग्राम, वो भी मेरे टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड किया गया है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गॉट दिस पॉइंट? यस सर। नाउ कम टू वन ऑफ द क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 14। इस क्वेश्चन करोगे तो लगभग सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एबीसी कंपनी इशू 10,000 कंपल्सरी क्यूमुलेटिव convertible preference shares as on 1st April 2001 at rupees 150 each. So this is compulsory cumulative convertible preference share. तो compulsory convertible है, compulsory convertible, correct? Yes sir. Now rate of dividend is 10% payable every year. तो rate of dividend is 10% और जो कि payable every year, तो dividend is fixed. Dividend is fixed का पेमेंट हमेशा होना है एज पर द कॉन्ट्रैक्चुअल रेट। तो 10% आपका क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। द प्रीफरेंस शेयर्स आर कन्वर्टेबल इनटू 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी एट द एंड ऑफ 5th ईयर। बताइए 5,000 फिक्स्ड है कि वेरिएबल है? ऑफकोर्स ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड है तो ये कंपल्सरी कन्वर्टेबल है, फिक्स्ड है तो प्रिंसिपल कंपोनेंट विल बी क्लासिफाइड एज व्हाट? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। तो वो इनिशियली क्या होगा? इक्विटी होगा। देयरफॉर उसका जो रिडम्स दैट देयरफॉर उसका जो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो होगा दैट विल बी नील। अंडरस्टूड? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया जहां पर नंबर ऑफ शेयर्स आर वेरिएबल। नंबर ऑफ शेयर्स वेरिएबल होगा तो उसको हम इनिशियली क्लासिफाई करेंगे एज फाइनेंशियल लायबिलिटी। गॉट दिस पॉइंट? यस सर। So the preference shares are convertible into 5,000 equity shares of the company at the end of 5th year from date of allotment. When the CCCPS issue, the prevailing market interest rate of similar debt without conversion option is 15% per annum. तो आपको मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया। तो इस क्वेश्चन में देखिए कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, अब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15% है। फिर आपको दिया हुआ ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका मतलब market rate of interest and EIR will be different. Got this point? So transaction cost on a date of issue is 2% of the value of proceed. So 2% of how much? 15 lakh. Value of proceed 10,000 into 150 means 15 lakh, so it will be 30,000. तो आपका जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो 30,000 है, जिसको आप एलोकेट करोगे दोनों कंपोनेंट में इन द रेशियो ऑफ देयर फेयर वैल्यू। इतना समझ में आएगा? तो ऑफकोर्स क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको EIR दिया रहेगा। अगर आपको EIR नहीं दिया हुआ है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा EIR। समझ में आ गया? करेक्ट। तो आप देखिए क्वेश्चन में डेट ऑफ अलॉटमेंट दिया हुआ है, डेट ऑफ कन्वर्शन दिया हुआ, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, फेयर वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, टोटल प्रॉफिट 15 लाख। तो प्रॉफिट इज आल्सो गिवन, देयर इज नो डिस्काउंट, देयर इज नो प्रीमियम। इस क्वेश्चन में ना डिस्काउंट है ना प्रीमियम है। रेट ऑफ डिविडेंड ये आपका हो गया कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। मार्केट रेट फॉर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट हो गया 15%। ट्रांजेक्शन कॉस्ट हो गया 30,000। फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर आफ्टर कन्वर्सन हो गया 10 रुपये। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड कितना हो गया? 5,000। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट दे दिया 15.86। देखिए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। तो बिकॉज ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा फ्रॉम मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर नहीं दिया हुआ तो कैसे कैलकुलेट करना वो भी मैं आपको डिस्कस में करके बता दूंगा। नाउ कैलकुलेट वैल्यू ऑफ लायबिलिटी एंड इक्विटी कवर्नेंस। जब भी क्वेश्चन आपको बोल दिया कैलकुलेट वैल्यू ऑफ लायबिलिटी एंड इक्विटी कवर्नेंस, इसका मतलब जो भी क्वेश्चन है वो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का ही क्वेश्चन है। तो आपको एग्जाम में ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है कि वो कंपाउंड है या नहीं है। अगर क्वेश्चन बोल दे कि स्प्लिट करो तो स्प्लिट करो, तो हम कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को स्प्लिट करते हैं। करेक्ट, समझ में आ गया? अब आते हैं सोल्यूशन में। तो सोल्यूशन में देखिए, सोल्यूशन सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है डेट क्या है 1/4/2001 और आपका जो कन्वर्सन डेट है वो है 31 मार्च 2006 गिवन द क्वेश्चन। बताइए ये कितने साल के लिए? 5 साल के लिए है। 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड है। सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू कितना है? 15 लाख। फिर आइडेंटिफाई कीजिए प्रॉफिट, क्योंकि डिस्काउंट नहीं है, प्रीमियम नहीं है, तो प्रॉफिट विल बी इक्वल टू व्हाट? नॉमिनल वैल्यू। करेक्ट। फिर ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितना है? 30,000। तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट 30,000 हो गया, तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 14,70,000। देखिए ये नेट प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट है, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 14,70,000 हो गया। गॉट दिस पॉइंट? यस सर। कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15%। एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15.86%। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में अब ये सारी बातों को आइडेंटिफाई कर लीजिए, कहीं ना कहीं लिख लीजिए इसको। गॉट दिस पॉइंट? नाउ अभी यहाँ पर सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी कवर्नेंस। उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो। नाउ कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो विल बी बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द नॉमिनल वैल्यू। तो अगर आप ये जो 10% है वो अगर आप नॉमिनल वैल्यू में लगाओगे तो आपका हर साल का इंटरेस्ट कितना पे? इंटरेस्ट और डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आर इंटरचेंजेबल टर्म। करेक्ट।
तो हर साल आप कितना कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो या डिविडेंड पे कर रहे हो। तो 10% ऑफ 15 लाख, तो इट इज 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000 and 1,50,000, and at the end it will be compulsory converted into fixed number equity share, so there is no obligation to pay principal amount। तो जो पेमेंट होगा प्रिंसिपल अमाउंट का वो नील हो जाएगा, तो आप प्रिंसिपल कंपोनेंट के लिए कुछ पे नहीं कर रहे हो। हाँ, अगर ये रिडम्पशन होता या ऑप्शनली कन्वर्टेबल होता तो फाइनेंशियल लायबिलिटी कुछ ना कुछ अमाउंट आता फॉर प्रिंसिपल कंपोनेंट। समझ में आ गया ये पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो आपने निकाल लिया 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000 and nil because it is compulsory convertible into fixed number of equity share। Got this point। फिर आप इसको इसके लिए फिर आप कैलकुलेट करोगे फेयर वैल्यू इज नथिंग बट फेयर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ व्हाट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो डिस्काउंटेड बाय यूजिंग मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया 15%, तो आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालिए एट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%। आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो, जो भी आपको फैक्टर लेना, आप या तो 3 ले लो या तो 4 डेसिमल ले लो, उसके हिसाब से आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालो। जब भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालते हो तो जो भी आपका डेसिमल आपने यूज किया उसको जरूर नोट डाउन करना एग्जाम सोल्यूशन में। समझ में आ गया। तो ये आपका हो जाएगा फेयर वैल्यू लायबिलिटी कंपोनेंट, यू कैन कैलकुलेट। तो जैसे आपको फेयर वैल्यू लायबिलिटी कंपोनेंट मिल गया, उसमें से माइनस कर दीजिए प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है 15 लाख, नॉट 14,70,000। 14,70,000 आपका नेट प्रॉफिट है। तो जब आप फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी कंपोनेंट कैलकुलेट करते हो प्रॉफिट से माइनस करते हो फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी कंपोनेंट। तो प्रॉफिट यहाँ पे 15 लाख है, तो जो डिफरेंशियल फिगर होगा वो आपका हो जाएगा इक्विटी कंपोनेंट। ये हो गया आपका फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी कंपोनेंट। समझ में आ गया, करेक्ट। जैसे आपने फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी कंपोनेंट कैलकुलेट कर लिया, अब देखिए क्या ट्रांजैक्शन कॉस्ट दिया हुआ है, यस दिया हुआ है। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितना है 30,000 है। इस 30,000 को आप एलोकेट कर दोगे दोनों कंपोनेंट में इन द रेशियो ऑफ देयर फेयर वैल्यू। तो आपको फेयर वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो, इस 30,000 का एलोकेट कर दीजिए इस रेशियो में और नेट प्रॉफिट निकालो। नेट प्रॉफिट विल बी फेयर वैल्यू माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तो आपका नेट प्रॉफिट आ गया, करेक्ट, यस सर। अब क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट दिया हुआ है तो आपको ईआर आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन में ईआर दे दिया, थैंक यू वेरी मच। नहीं दिया तो आपको कैलकुलेट करना चाहिए। सपोज नहीं दिया हुआ है तो मैं आपको इस क्वेश्चन से करके बता देता हूं कि हाउ टू कैलकुलेट ईआर। तो आपको कैलकुलेट करना है ईआर इफ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। तो ईआर विल बी इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो मस्ट बी इक्वल टू नेट प्रोसीड ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी, करेक्ट। तो इसका मतलब आपको आईआरआर का कॉन्सेप्ट यूज करना। तो आप एक काम कीजिए, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट एक बार ले लीजिए। तो हमने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो को एट 15%, क्योंकि 15% से हम पहले कैलकुलेट कर चुके थे। तो एट 15% इट इज हाउ मच 5,02,800। ये हमें पता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो एट 15% इज 5,02,800। बट हमारा ऑब्जेक्टिव है ये होना चाहिए 4,92,744 मीन्स नेट प्रॉफिट। तो क्योंकि आपको प्रेजेंट वैल्यू कम करना है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर देना चाहिए। तो लेट अस कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो एट 16%। 16% में कैलकुलेट करके देखिए, तो 16% में जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 4,91,100। और कैन आई से दीज आर द टू प्रेजेंट वैल्यू, जिसके बीच में ये आ जाएगा। तो इसका मतलब आप इस दो रेट ऑफ इंटरेस्ट को यूज कर सकते हो टू फाइंड आउट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला क्या है, जो आपने बचपन में एफए में पढ़ा था वही फॉर्मूला लगाना है। तो ईआर विल बी इक्वल टू 15% मींस लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस माइनस नेट प्रॉफिट divided by present value at lower rate of interest minus present value at higher rate of interest into the difference between two rate of interest। तो ये एक IRR का फॉर्मूला जो आपको सबको पता है, मुझे इतना पता है। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस यू विल गेट 15.86 which is nothing but given in the question। 99% ER क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो डरने का बात नहीं दिया हुआ है तो अप्लाई कर लो, कैलकुलेट कर लो। 1% चांसेस है ER क्वेश्चन में ना दे, 1% चांसेस है ER क्वेश्चन में न दे। गॉट दिस पॉइंट, यस सर। तो अगर नहीं दिया हो तो मैंने आपको समझा दिया कि ER कैसे कैलकुलेट करते हैं। वंस यू हैव कैलकुलेट ER, ना आपको एमोटाइज कॉस्ट टेबल बनाना है फॉर द 5 ईयर टू फाइंड आउट एमोटाइज कॉस्ट एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो हमारा फॉर्मेट क्या है, ओपनिंग लायबिलिटी प्लस इंटरेस्ट बाय यूजिंग EIR, फिर कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो माइनस कर दोगे, ये हो जाएगा क्लोजिंग लायबिलिटी। तो ये कर दो। ओपनिंग लायबिलिटी आपका क्या है, जो इनिशियल जर्नल एंट्री था वो नेट प्रॉफिट में आपने किया था, तो ओपनिंग लायबिलिटी हो जाएगा 4,92,744। इंटरेस्ट कैलकुलेट करो बाय यूजिंग व्हाट, विच रेट ऑफ इंटरेस्ट 15.86%। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये आपका हो जाएगा एमोटाइज कॉस्ट टेबल। तो जर्नल एंट्री में आते, पहला जर्नल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% 10% CCPS, ब्रैकेट में लिख दो फाइनेंशियल लायबिलिटी, अमाउंट लिख दो नेट प्रॉफिट।
टू 10% CCPS ब्रैकेट में लिख दो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, अमाउंट लिख दो 9,77,256। गॉट दिस पॉइंट। फिर आपको 31 मार्च 2002 में इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है। क्या एंट्री पास करोगे? इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड द डिफरेंस विल बी एडजस्टेड इन फाइनेंशियल लायबिलिटी। करेक्ट ना? सेम 31 मार्च 2003 में कर दो, 4 में कर दो, 5 में कर दो, 6 में कर दो। अब आपका जो फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट? दैट विल बी पेड, मींस दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू 0। उसका पूरा पेमेंट हो चुका है। लास्ट में क्या करना है आपको? जो इक्विटी कंपोनेंट है उसको आपको कन्वर्ट कर देना इक्विटी शेयर्स में। तो क्या एंट्री पास करोगे? 10% CCPS इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ये अमाउंट है उसको आप कन्वर्ट कर दो इक्विटी शेयर कैपिटल में। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 5,000। उसका नॉमिनल वैल्यू कितना? 10 है, तो 50,000 हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। डिफरेंस ट्रांसफर हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में। तो 10% CCPS टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। गॉट दिस पॉइंट? यस सर। तो ये आपका हो गया पूरा कॉन्सेप्ट। गॉट दिस पॉइंट? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस डिस्कशन। चलेगा? यस सर। तो एक क्वेश्चन हमने कर लिया टू एक्सप्लेन कि हाउ टू यूज द कॉन्सेप्ट फॉर द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आई थिंक हो गया। अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सर ये क्वेश्चन भी करवा दो, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। आज के लिए इतना करते हैं। अगर आपको कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक समझ में आ गया है तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या ये वीडियो आपको हेल्पफुल था, आपको इसका फायदा हुआ कि नहीं हुआ, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टिल देन बाय बाय। जब तक हम दूसरा वीडियो में नहीं आते हैं, दूसरे वीडियो को नहीं रिकॉर्ड करते हैं, तब के लिए बाय बाय। कीप स्टडिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय।